ये दिल मांगे मोर। नाजरीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास शो अपना मुल्क अपना आइन में मैं उज़मा जाफरी आप सभी का पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि इस शो के उन्वान से ही जाहिर होता है, ये शो हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करता है। एक ऐसा शो जो हमें हमारी शहरियत के हुकूक से वाकिफ करवाता है। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क की जानिब से किस तरह के आज़ादाना हुकूक हासिल हैं और हम उन्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर रोशनी डालता है। आज का हमारा मौजू है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रेस की आज़ादी और उसकी जिम्मेदारी। हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते ये हमारा हक है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जिस भी शोबे में हो रहा है, वो हमें मालूम हो और उसे पूरी तरह से जानने का हक हम रखते हैं और इसको सही तरीके से हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया या प्रेस की है, सहाफत की है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो मेहमान, जनाब निपुण सक्सेना साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जनाब सैयद नफीस हसन आबदी साहब जो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के रेजिडेंट एडिटर हैं। सर, बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का हमारे स्टूडियोज़ में। शुक्रिया। निपुण जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस की आज़ादी क्या है और उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में जो आप एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्पीच लोगों की भी हो सकती है, पर अगर उस स्पीच को कम्युनिकेट किसी भी मीडियम या किसी भी माध्यम से किया जा रहा है तो वो उसमें प्रेस स्टेप इन करती है। आज प्रेस की व्यापक डेफिनेशन दी गई है क्योंकि प्रेस को सिर्फ ये मान के नहीं चल रहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रिंटिंग वाले मीडियम में ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई है। आज डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेरे हिसाब से अब तो सोशल मीडिया पे भी जितने आने लगे हैं, तो वो सारी प्रेस को भी गवर्न करता है आर्टिकल 19(1)(a). फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत प्रेस वो सारी बातें कन्वे कर सकती है, अपनी ओपिनियन भी रख सकती है, एडिटोरियल्स के थ्रू कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस ला सकती है जन समुदाय के सामने। वो सारे अधिकार प्रेस के पास हैं, पर साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं 19(2) में कि प्रेस वो कोई काम नहीं कर सकती जो उन 6 रिस्ट्रिक्शंस में है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन उनमें से यह है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता। अगर इसके विरुद्ध किसी भी प्रेस कोई भी स्टेटमेंट अगर जारी करती है, या तो खुद का या किसी और का, तो भी प्रेस लायबल होगी, क्योंकि पब्लिश करना उसको भी एक ऑफेंस माना गया है। जब तक कोई एक इंसान बोल रहा है तो वो एक इंसान जवाबदाही होगा ही होगा। साथ साथ अगर प्रेस उस स्टेटमेंट को लेकर पब्लिक के पास पूरा डिसेमिनेट कर रही है या ब्रॉडकास्ट कर रही है, तो मेरी समझ से प्रेस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उस इंसान की है। साथ में टेरिटरी के बारे में अगर अखंडता को के विच्छेदन की ऐसी कोई बात करती है या किसी एक पर्टिकुलर तबके या उस ग्रुप की बात रखती है, तो उस एरिया में भी प्रेस की जितनी भी राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो ये है वो है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश किया जाता है जो पब्लिक ऑर्डर को नहीं कंफर्म कर रहा है या फिर डिसेंट नहीं है या मोरालिटी के स्टैंडर्ड से सही नहीं बैठ रहा है, जैसे अगर किसी भी तरीके से वो किसी भी ऐसे प्रसंग को छेड़ रहा है जो आर्ट नहीं है, जो लेट्स से न्यूडिटी है, जो जिसमें ऑब्सीनिटी है, तो उन सारी चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो प्रेस का अधिकार उसको बचाने नहीं आता। 19(1)(a) की जो हदें हैं उन्हीं हदों में रहकर वो ब्रॉडकास्ट कर सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर डिफेमेशन कर रहा है
अगर प्रेस एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके लिए किसी भी साइड से किसी भी और इंसान के प्रति डेफेमेटरी कंटेंट जा रहा है, अगर कोई मानहानि का दावा जिस बेसिस पे बनाया जा सकता है, तो उन सारे बेसिस पे जो लायबिलिटी है वो कोटर्मिनस है। कोटर्मिनस का मतलब है जो ये कह रहा है उसकी भी लायबिलिटी है और जो उसको डिसेमिनेट या ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसकी भी लायबिलिटी है। और फाइनल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट प्रेस नहीं दे सकती जो किसी भी जज द्वारा पारित किसी भी आदेश की अवमानना करे। अगर ऐसा होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट द्वारा गवर्न किया जाएगा। तो कहने का सार पूरा यही है कि आपके पास आपके अधिकार हैं, आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पर साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी इस राइट को। तो ये जो फ्रीडम तो ऑफ पाबंदियां कहना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन प्रेस को उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन पाबंदियों को निभाना पड़ेगा। आब्दी साहब आपके पास आएंगे। आप इतने बड़े इदारे के सहाफती रेजिडेंट एडिटर हैं, एक सहाफती इदारे के, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। आपसे क्या जानना चाहेंगे, आपके नजरिए में आज की डेट में प्रेस की आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों क्या है? जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्रेस आज भूल चुकी है। एक ज़माना हुआ करता था कि कहीं फसाद हो रहा है तो ये नहीं कहा जाता था कि हिंदू मुसलमान लड़ गए आपस में, ये कहा जाता था कि दो ग्रुपों में झड़प हो गई या इसी तरह का कोई बंद। अगर उस फसाद में कुछ लोग मरे हैं तो ये भी नहीं पूरी तरह से बताया जाता था कि इतने मर गए, ताकि वो दूसरी जगहों पर कंट्रोल रहे मामला। ये ना हो कि फसाद हो गया चलो यहाँ भी शुरू हो जाए वहाँ भी शुरू हो जाए। आज हमारा मीडिया जो है वो बिल्कुल खुल के अपने को ये समझ रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं जो होने चाहिए। जैसा कि आब्दी साहब ने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे ऊपर लगाई गई हैं वो मानी नहीं जा रही हैं आजकल मीडिया में। यही सवाल मैं निपुण जी से करना चाहूँगी, निपुण जी पर आऊँगी कि निपुण जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि मीडिया इस दौर से गुजर रहा है, एक बुरे दौर से मीडिया इस वक्त गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं। क्यों वो रिस्ट्रिक्शंस मानी नहीं जा रही हैं? क्या सिर्फ टीआरपी का खेल रह गया है? और क्यों उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाई जा रही हैं, एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि क्या कोई ढांचा है जो इस तरीके की पाबंदियां लगाता है, तो उसका उत्तर है हाँ। प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1978 की, वो ये सब गवर्न करती है। सेक्शन 13 क्लियरली कहता है कि प्रेस काउंसिल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ दायित्व हैं। पहला उसमें से ये है कि आप मीडिया की इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रहेंगे। चलिए, ये बात तो सही है, पर दूसरा ये भी कहता है कि आप एक इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे जिसके हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स, दायित्व वो सब का निर्वाह करे। इस हिसाब से इन लोगों को गवर्न किया जाएगा। अब ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रेस काउंसिल को ये भी पावर्स दी गई हैं कि अगर कोई मीडिया हाउस या न्यूज़ एजेंसी या चैनल या प्रिंट उसको वॉयलेट करता है या उस कोड ऑफ एथिक्स को नहीं मानता है, तो उसके अगेंस्ट 3 पेनल्टीज लग सकती हैं। पहली पेनल्टी है या तो उसको वार्निंग दी जाएगी, दूसरी है उसको एडमोनिश किया जाएगा, और तीसरी है उसको सेंशर भी किया जा सकता है। पर सेंशर चूंकि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पेनल्टी है, सबसे हीनियस पेनल्टी है, इसीलिए सेंशरिंग यूजुअली नहीं किया जाता है। पर जैसा कि आपने देखा है, सिर्फ 3 पेनल्टीज हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं वो भी गवर्न करते हैं अपने ही दायरे में, अपना ही कोड ऑफ एथिक्स है। इसीलिए जो जिस तरीके की पावर्स यूज करनी चाहिए थी वो की नहीं जा रही हैं। जिस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं किया जाता। हम लॉ में एक शब्द यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रोविजन में कोई, इट्स नॉट अ टीदिंग प्रोविजन। जब हम कहते हैं टीदिंग प्रोविजन नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट लॉ है। ये लॉ जो है ये डेलिबरेटली सॉफ्ट रखा गया है जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस और इंडिपेंडेंस जो है, इम्पार्शियलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो कहीं पे भी। पर लेकिन उसका मिसयूज भी तो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेस की है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी अपने डिसीजंस में भी ये कहा है कि प्रेस को पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज़ादी उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल जाए। इसी सवाल पे आब्दी साहब पर आना चाहेंगे। एक जमहूरियत में कहा जाता है कि मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया के लिए खुद ज़ाब्तगी ही काफ़ी है। लेकिन आज जिस दौर से मीडिया गुजर रही है, क्या आपको लगता है कि मीडिया पे भी रेगुलेशन की ज़रूरत है? तो ज़रूरत,
लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ज़रूरत है। खुद उस ज़ाब्ते कुछ ऐसे बनाए जाएं जिसके तहत लोगों को काम करना हो। मामला ये भी हो गया है कि कुछ मीडिया हाउस जो हैं वो मीडिया को अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो व्यावसायिक लोग हैं ऐसे कहिए, उन्हें इससे नहीं ताल्लुक़ है कि समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा। वो सीधे सीधे टीआरपी या अपने लोगों को प्रमोट करना, ये सब काम होता है। इस वजह से ये खराबी आ गई है। यही चीज़ दुरुस्त हो जाए, अगर ये मीडिया हेड जो होते हैं मीडिया, वो वहाँ से अपने जो उनकी जिसके साये में वो काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको जो कुछ हिंट मिलती हैं उस पर काम करते हैं। तो सर सेल्फ रेगुलेशन जैसा कि मैंने पूछा, खुद ज़ाब्तगी नहीं हो रही है, तो जी, ज़रूरत है एक रेगुलेशन की होनी चाहिए। कभी कभी बनती भी है, बीच में बातें होती हैं इस तरह की, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता है। नाज़रीन, हमने बात की कि किस तरह से हमें आज़ादी दी गई है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। निपुण जी के पास एक बार फिर से जाते हैं। 19(2) आर्टिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अगर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात करें, जैसे जो केसेस सब जुडिस हैं या फिर कम्युनल केसेस जो कि मुआशरे पे बिल्कुल सीधा असर करते हैं, बहुत एक भड़काऊ मैसेज देते हैं, ऐसे केसेस पे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और कितनी जिम्मेदारी ज़्यादा समझनी चाहिए प्रेस को इन केसेस में? देखिए, उसमें स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 19(2) में है। उसके अलावा मीडिया की इंटरनल एथिक्स जो हैं उसके, या फिर कोर्ट के डायरेक्शंस जो टाइम बाय टाइम आते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो चल रही हो या कोई सब्जेक्ट मैटर हो किसी कोर्ट का, उनके ऊपर आप एक मीडिया ट्रायल नहीं कंडक्ट करेंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आजकल समस्या जो सबसे बड़ी आई है वो ये है कि मीडिया एजेंसीज पैरेलली एक मीडिया ट्रायल कंडक्ट करने लग गई हैं। अगर 10,000 पेज की चार्जशीट है तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि वो जो चार्जशीट आज फाइल हुई है कोर्ट में, उसकी कॉपी आपके पास आई नहीं है, उसकी आपके पास आई है एक समरी। उस समरी के बेसिस पे आपने एविडेंस का पैरेलल एग्जामिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको करने का मंतव्य ये हो सकता है कि भाई चलिए टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हैं हम अपनी, पर उसके साथ उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये समझनी चाहिए कि एक ऐसी अभी चार्जशीट पे है स्टेज, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, कोर्ट ने इस मैटर पे कॉग्निजेंस भी नहीं लिया है, ट्रायल शुरू होना तो अभी बहुत बात की बात है। अगर आपने अभी से ही बैठकर सारे डिटेल में एनालिसिस कर डाली विटनेसेस क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं बोलने वाले हैं, तो आप बेसिकली विटनेसेस को एक आइडिया दे रहे हैं कि उनको किस तरीके से टो करनी चाहिए अपनी लाइन। तो आपने एक फेयर ट्रायल का कंसेप्ट तो आपने ही डिमोलिश कर दिया। ये एक सिचुएशन है जहां 19(1)(a) की जो आज़ादी है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आती है आर्टिकल 21 से, बिकॉज आर्टिकल 21 सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राइट टू लाइफ जो है उसका मतलब है राइट टू फेयर ट्रायल। आप जब इस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो विटनेसेस क्या कह रहे हैं वो आप बयान कर रहे हैं, इससे पहले कि वो विटनेसेस एक्चुअली कोर्ट में कोई बयान दे पाएं, या फिर आप फॉरेंसिक एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी बुलेट थी, कौन सी गोली मिली थी, किस बंदूक से चली थी, कहाँ नहीं निकली थी, ये सब आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इंटरफियर कर रहे हैं राइट टू फेयर ट्रायल। अगर आप ही ट्रायल कर रहे हैं तो फिर कोर्ट में ट्रायल क्यों हो? और आप पब्लिक ओपिनियन को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, आप उनको पोलराइज कर रहे हैं कि आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि साहब ये कसूरवार है या ये कसूरवार नहीं है, पर आप पोलराइज इस तरीके से अपनी एक नैरेटिव प्रोड्यूस करेंगे या नैरेटिव फॉरवर्ड करेंगे। कई जगहों पर ये भी कह दिया जाता है जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कसूरवार है, उस हद तक पहुंच जाते हैं कई बार। मैं ऐसे काफी ट्रायल्स हुए हैं जिनका मैं मेंशन भी नहीं करना पसंद करूंगा, पर कई बार आप इसको ऐसे भी नोटिस करेंगे, चलिए ट्रायल खत्म हो गया, लोग गए और उन्होंने, मीडिया एजेंसीज गई और उन्होंने उसके ऊपर मूवीज बनानी स्टार्ट कर दी, और मूवीज तब बनानी स्टार्ट कर दी जब वो ट्रायल की अपील भी फाइल नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके ऊपर काफ़ी मूवीज बनती आई हैं, लेटेस्ट मूवी जो आई है वो रुस्तम आई है, ऐसी मूवी आप बिल्कुल प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसमें आप अपना फिक्शनल एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो केस जो था वो डिस्पोज ऑफ हो गया था 1950s में ही।
तो आप उस बारे में आप डिस्कस करिए। राग देश एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी जो आईएनए ट्रायल्स के ऊपर, जो लाल किले के ट्रायल्स हुए थे आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स के, उनके ऊपर ब्रॉडकास्ट किया था 1945। आप बिल्कुल उनको आप बिल्कुल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो ट्रायल्स कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं। ऐसे ट्रायल्स जो कोर पब्लिसिटी के लिए किए जा रहे हैं, जिन ट्रायल्स को फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है और आपने आकर उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये बहुत बहुत ही समस्या की बात है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के वेरी एसेंस के ऊपर हिट कर रहे हैं। जी, आज एक जमहूरियत में प्रेस को आज़ादी तो दी जाती है आपके साथ, जैसे हमने बात करी, लेकिन जिम्मेदारी भी है। अब पर्टिकुलर केसेस की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम कम्युनल वायलेंस की बात करें, कहीं पर दंगे छिड़ जाते हैं, प्रेस उसको इतनी बुरी तरह से उछालता है कि जो चीज़ नहीं हो रही होती है, घर में अगर हम लोग आराम से बैठे हुए हैं तो एक तैश आ जाता है एक इंसान के अंदर कि ये कैसे हो रहा है। तो इन चीजों में जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, वहाँ कैसे जिम्मेदारी? खास तौर से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत इस चीज़ में आगे है कि वो चाहता है कि मैं सब कुछ दिखा दूं। प्रिंट मीडिया इसमें नहीं है। हालांकि आप जब बाद में देखिएगा जाके जहां फसाद होता है उन इलाकों में उस वक्त कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बाद में अगले ही रोज़ जब कर्फ्यू लगा हटा तो आप देखिए उस इलाके में हिंदू आ रहा है सब्जी बेचने, मुसलमान आ रहा है कुछ और बेचने, सब कुछ घर से निकल के लोग दोनों फिरकों के खरीद रहे हैं। ज़रा सा भी नहीं लगता है कि ये कल जंग हो रही थी यहाँ, और उसको ऐसा पेश किया जाता है टीवी पर। भाई अखबार वाले तो लिख देंगे खाली, टीवी पर तो ऐसा पेश किया जाता है जिससे लगने लगे कि और आगे बढ़े ये। निपुण जी, हम पर्टिकुलर केसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपने सबजुडिस केस की बात की, हमने कम्युनल जो टेरर अटैक्स होते हैं इस तरह के केसेस की बात की। अगर हम रेप केसेस की बात करें, जैसे अभी जो कठुआ रेप केस हुआ है उसमें विक्टिम का नाम उन्होंने जाहिर कर दिया, उस पर मीडिया हाउसेस पे पेनल्टी भी लगाई गई है। रेप केसेस की क्या लॉ है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, रेप केस में भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है सेक्शन 228 कैपिटल ए, जो बाद में इंक्लूड हुआ था। आईपीसी ओरिजिनली जो थी 1860 का, उसका पार्ट नहीं था, ये बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया है, देखते हुए कि किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं मीडिया की रिपोर्टिंग को देखते हुए। उसमें सब क्लॉज 3 स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो रेप केस से संबंधित हो, उसमें विक्टिम की आइडेंटिटी, उसका रेजिडेंस, उसकी जो पेडिग्री है, उसके पेरेंट्स का नाम या किस लोकेलिटी को बिलोंग करती है, वो आप बिल्कुल भी पब्लिश या ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली प्रोविजन है पनिशमेंट का कि 2 साल की पनिशमेंट होगा आपको, इम्प्रिजनमेंट, और साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ऐसे केसेस जैसे हैं रेप केसेस, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल लिया है कठुआ रेप केस का, उसमें मैं समझता हूं कि और भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मीडिया की, फिर वो भले ही प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़ हो, डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर आपने एक आइडेंटिटी रिवील की उस इंडिविजुअल की, तो आप एक तो उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है, जो वो आप वायलेट कर रहे हैं। जो अभी एक खंडपीठ, संवैधानिक खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की ने कह दिया है कि ये आपका संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 21 में। तो राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट कर रहे हैं उस इंडिविजुअल का। दूसरा, आप ये भूल रहे हैं कि वो एक माइनर है, या ऐसे काफ़ी लोग हैं जो माइनर हैं। कोई भी माइनर ये पसंद नहीं करेगा कि वो जब 18 साल का बालिग हो जाए और वो गूगल पे अपना नाम टाइप करे तो उसके पास वो सारे डिटेल्स आ जाएं केस के। जी। तो ये जिस तरीके का ट्रॉमा है, ये लोग भूल रहे हैं कि एक डिजिटल फुटप्रिंट है जो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा वेब पेजेस पे। तो जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जिसको मीडिया हाउसेस या तो समझ नहीं रहे हैं या डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी निपुण जी, आपने बताया जो रेप लॉज में जो ये रिस्ट्रिक्शंस आपने बताई, तो क्या यहाँ पे जो बवाल मचा था वो सिर्फ नाम बताने की वजह से हुआ था, लेकिन आप बता रहे हैं कि एड्रेस नहीं बता सकते, पेरेंट्स का नाम नहीं बता सकते, कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, हर जगह, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया है, वो नाम वो बाकी डिटेल्स आती हैं, चलिए नाम फिर भी कुछ वक्त तक छुपाया जाता है। तो ये वाली लॉज भी फॉलो नहीं हो रही है। ये सिर्फ ये शो करता है कि उनको ढंग से पढ़ाया नहीं जाता,
उन्हें ब्रीफ नहीं किया जाता कि किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी। आबदी साहब, इसी सवाल पे आप से बात करना चाहेंगे। हम कठुआ रेप केस की बात कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस ने नाम रिवील किया, पेनल्टी लगी, ऐसे में इसको क्या कहा जाए? गैर जिम्मेदारी, जानबूझ के ये गलती, या फिर लाइल्मी? लाइल्मी में तो किया है इन्होंने, इनको मालूम होता कि मुझे सज़ा मिलेगी तो शायद ऐसा ना करते। हम अपनी बात ज़रूर कर सकते हैं कि हमने अपने यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखे कि कतई नाम नहीं जाएगा, और नहीं गया। दूसरों का ये भी लिखा गया, एक मजमून हमारे यहाँ प्रिंट हुआ बाकायदा कि जिन लोगों ने नाम लिखा है वो गलत किया है। इस तरह के 2-3 और खबरों में भी आया ये गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ ये बात नाम तक ही आके रुक जाती है? जैसा कि अब हम हाँ, निपुण जी से बात कर रहे हाँ, थे, आज हमें वाकई पता चला है, क्योंकि जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है सारी आइडेंटिटी सिवाय नाम के, बाकी नाम कुछ देर बाद रिवील होता है, तो सारे न्यूज़पेपर्स कैरी करते हैं कि कहाँ हाँ, से ये तो हमारे यहाँ भी कैरी क्या होता है कि पेरेंट्स के कहाँ नाम से हैं। ये मतलब जी, वाकया तो कहाँ पेश आया। वाकई ये लाइल्मी है, हाँ, ये गैर वाकई जिम्मेदारी से लाइल्मी, ज्यादा ये तो इसको लाइल्मी है। लाइल्मी कहा जाएगा। कि इतने पीछे जाकर के आदमी नहीं देखता, सिर्फ ये तो देख लिया कि भाई गलती हो रही है, नाम पेश कर रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं देखता कि वहाँ जहाँ ये वाकया पेश आया उसको बिल्कुल करीब से जाके बता दिया, तो हो सकता है कि वहाँ करीब के लोग जाके ये पता कर लें कि कौन है ये। और आजकल मीडिया दूसरे भी हैं जी, जो फौरी तौर पर इसको मुस्तहिर कर देते हैं। तो नाज़रीन, देखा हमने कठुआ रेप केस पे बात की, निपुण जी ही इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी निपुण जी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है देखने वाली कि जैसे ही आप आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, आप ना सिर्फ आप उसको बहुत बड़ा एक रूप दे रहे हैं। आपने जैसे ही नाम लिया वैसे ही उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी रिवील हो गई, वैसी उसकी कास्ट रिवील हो गई, वैसे ही पता पड़ा कि वो कौन से तबके को बिलोंग करता है। तो उसको कम्युनल एंगल देना बहुत आसान बन जाता है। इनफैक्ट मीडिया हाउसेस को ये समझना चाहिए कि एक कम्युनल एंगल या कास्ट एंगल ना देना पड़े, मुजरिमीन का भी जिक्र हो गया। बिल्कुल। तो आपको वो नाम आइडेंटिटी कंप्लीटली हाइड करके रखनी चाहिए। आप इतना बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं कि चलिए इस शहर में एक रेप केस सामने आया है जहां एक माइनर के साथ रेप हुआ था, उतना आप करें और उतने पे छोड़ दें, वो बेहतर है। आप फिर पता करेंगे कि नहीं साहब उसमें कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। आपने अगर उसको पुलिस स्टेशन तक का नाम दे दिया तो पता पड़ जाएगा कौन से लोकल एरिया में वो क्राइम कमिट हुआ है। इनफैक्ट इन सारे इंस्टेंसेस पे इंडियन पीनल कोड जो आपका भारतीय दंड संहिता है वो स्पेसिफिकली मेंशन करके चलती है कि ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स ना दिए जाएं जिससे कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट हो जाए। अगर आप उन्हें रेडी पकाया माल दे रहे हैं ब्रॉडकास्ट कर करके, तो आप तो इनफैक्ट उनकी मदद कर रहे हैं मोबिलाइज करने में उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे वाकया जहन में आता है वो है 26/11 की रिपोर्टिंग। 26/11 के जब टेरर अटैक्स हुए थे, यहाँ पे चॉपर्स के साथ बकायदा वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमराज लेके बताया जा रहा था कि एनएसजी कमांडोज किस साइड से घुस रहे हैं। अरे आप तो उनको बैठे बैठाए पूरी फीडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टेररिस्ट्स को कि वो किस तरफ से अटैक करेंगे, कहाँ से हमला होगा, क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, जिससे वो पहले तैयार हों। इनफैक्ट उनके बॉसेस उनको वायरलेस पे कम्युनिकेट कर रहे थे कि देखिए अब वो इस फ्लोर से आएंगे, अब वो इधर से एंट्री करेंगे। तो मेरे हिसाब से नेशनल इम्पोर्टेंस में और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मीडिया हाउसेस को ये समझना चाहिए कि किस हद तक रिपोर्टिंग ज़रूरी है, किस हद तक लाजमी है और क्या उसकी हदें हैं। जब तक वो ये नहीं समझेंगे तब तक वो नेशनल इम्पोर्टेंस को ही जॉपर्डाइज कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उससे बड़ा मेरी समझ से आप तो उसी रीज़न का पार्ट हो रहे हैं, मैं इस हद तक बोलूँगा। जी निपुण जी, आज हमने अलग अलग मीडियाज़ की बात की, एक और जो आजकल इमर्जिंग मीडिया है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जल्दी से बता दें, बस हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है हमारे व्यूअर्स को, कि सोशल मीडिया पे किस तरह की लॉ है और क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। सबसे बड़ी समस्या है कि आज सोशल मीडिया को गवर्न करने वाला कोई लॉ नहीं है और वही प्रॉब्लम है, उसको हिस्सों में गवर्न किया जाता है। केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गवर्न कर रहा है, पर जिस तरीके से डिजिटल मीडिया अब ओरिजिनेट हो रही है या वैसे मीडिया हाउसेस जिनके डिजिटल चैनल्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ प्रोविजंस हैं ज़रूर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में
जो 2000 का अधिनियम है, जिसके तहत कुछ प्रोविजंस हैं जो गवर्न करते हैं, बट मीडिया का जो ओवरऑल गवर्निंग है वो प्रेस काउंसिल ही गवर्न करता है, 1978 की जो एक्ट है। पर उसमें मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, टीदिंग प्रोविजंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। ज़रूरत है कि ऐसे लॉज आए। अगर सेल्फ रेगुलेशन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर चूंकि मैं देख रहा हूं कि 1978 से लेकर आज तक हालत बद से बदतर बन रही है, तो शायद अब टाइम आ गया है कि पार्लियामेंट इस चीज़ को समझकर एक स्पेसिफिक एक्ट निकाले जहां उस राइट को रिकॉग्नाइज तो किया जा रहा है, पर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग को इफेक्ट देना चाहिए मेरे हिसाब जी। से। ये एक ऐसा डिस्कशन है जिस पे बातचीत बहुत लंबी और बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हमें अपना शो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी आपका, आबदी साहब आपका, कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, उम्मीद के हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा और बहुत सी ऐसी मालूमात होगी जो आज आपने हमारे इस प्रोग्राम से हासिल की होगी। हमारी कोशिश है कि इसी तरह हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको आपके शहरी हुकूक और उसकी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाते रहें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी उज़्मा जाफरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?